Hello friends, I am Shrey Sandar, a student of Nalanda Medical College, Patna. As you can see, the physics video is being uploaded daily by the Siddharth sir of class 11th and 12th. From today, I will cover your biology portions of class 11th and 12th. I will teach you totally NCERT based because as you can see from previous few years that the exams which is like AIIMS, JIPMER, NEET all are totally NCERT based. The 75 to 80 questions out of 90 are totally NCERT based. This year the NEET AIIMS is being conducted as a single exam. So there is possibility of the questions which may be slightly out of the NCERT. So first I will discuss all the NCERT topics and then I will try to cover up the portions or the topics which need to be elaborated further. So stay tuned with the channel. If you have any doubt related to the videos or any doubt of NCERT or any queries about NEET or its counseling which is going to be held after the NEET exams, all the solutions will be provided by our channel. Now let's get to our topic. सबसे पहले हम बता देते हैं कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में भी कैसे कैसे पढ़ना है. बायोलॉजी का तो हम बताएंगे ही, फिजिक्स केमिस्ट्री में भी. इसमें 45 क्वेश्चंस रहते हैं, इसमें भी 45 क्वेश्चन. बायो का वेटेज ज्यादा रहता है, 90 क्वेश्चंस. फोकस आपको इसी पे रखना है, पर ये दोनों भी उतना ही जरूरी है. जितना ध्यान आप इस पे देंगे उतना ही ध्यान इस पे देंगे. इंपॉर्टेंस दोनों को बराबर देना है. इसमें 2 बुक्स हैं, 2 बुक्स में पूरे सिलेबस है 11th के, और इसके 1 बुक है. ये सर बताएंगे आपको. हम बायो का शुरू करते हैं. बायो के बुक में 11th के बुक में टोटल जो यूनिट है वो 5 है. पूरे चैप्टर्स, पूरे सिलेबस 5 यूनिट में बटा हुआ है, जिसमें 22 चैप्टर्स हैं. पहले क्या था कि नीट में अलग अलग चैप्टर्स का वेटेज अलग अलग था, पर अब क्या है, जो नया ट्रेंड है नीट का वो क्या है कि इक्वल वेटेज, सारे चैप्टर्स को इक्वल वेटेज दिया जाता है. ये नहीं है कि किसी से 1 क्वेश्चन, किसी से 5 क्वेश्चन. सारे चैप्टर्स को आपको फोकस करना है, क्योंकि सारे चैप्टर से इक्वली क्वेश्चन पूछे जाएंगे. किसी से 2, किसी से 3, किसी से 4, वो चैप्टर पे निर्धारित है, पर पूछे सबसे जाएंगे. तो आपको सब पे फोकस करना है. जो 5 यूनिट है, पहला यूनिट है डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग वर्ल्ड. दूसरा यूनिट है स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स. तीसरा है सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन. आप इसके साथ साथ लिखते चलिए, नोट्स बनाते चलिए, वो अच्छा रहेगा, क्योंकि नोट्स आपको ही काम देगा. ये हम पढ़ा तो देंगे, समझ जाइएगा, फिर आपको पढ़ना नोट्स ही है. और खास करके एनसीईआरटी को अपने साथ रखिएगा पूरे 2 साल, क्योंकि यही है जो 90 क्वेश्चंस में से आपको 75 to 80 क्वेश्चंस देंगे. इस पे आप ध्यान रखिएगा. चौथा है प्लांट फिजियोलॉजी, फिर है एनिमल फिजियोलॉजी, ह्यूमन फिजियोलॉजी. देखिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये और ये. वैसे तो इंपॉर्टेंट सारा है, पर ये दोनों में, इसमें तो आपको पढ़ने में ज्यादा इंटरेस्ट होगा. ह्यूमन फिजियोलॉजी सबको होता है. तो 5 में है, सारे से क्वेश्चंस इक्वली पूछे जाते हैं. ये थोड़ा बोरिंग है ना, और ये दोनों इंपॉर्टेंट है. तो पहले हम शुरू करेंगे सेल स्ट्रक्चर से. तो हम लोग शुरू करने जा रहे हैं सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन.
ये शुरू हम लोग बाद में करेंगे लिविंग वर्ल्ड, इसमें थोड़ा बोरिंग है, याद वाद करना है इसमें, तो हम लोग शुरू करेंगे सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। चलिए आज का टॉपिक डालिए सेल यूनिट, सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन चैप्टर का नाम है सेल। इसमें 3 चैप्टर हैं, पहला ये, दूसरा है बायोमोलिक्यूल्स और तीसरा है सेल डिवीजन, सेल साइकिल एंड डिवीजन। तो हम लोग आज पढ़ेंगे सेल। इसमें सेल का जितना भी ऑर्गेनल्स है उसका टाइप्स है, प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक, बैक्टीरिया या जितना भी प्लांट सेल, एनिमल सेल, या उसका फंक्शन क्या है, क्या रोल है, सारा चीज इसमें पढ़ना है। बायोमोलिक्यूल्स में वो पढ़ते हैं हम लोग जो सेल के अंदर पाया जाता है, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर पाया जाता है। जितना भी मॉलिक्यूल्स, जितना भी केमिकल्स जो होते हैं वो बायोमोलिक्यूल्स के अंदर आते हैं। सेल साइकिल एंड डिवीजन में हम लोग पढ़ेंगे कि सेल डिवाइड कैसे करता है थ्रू माइटोसिस, मियोसिस। सो लेट्स स्टार्ट विद द सेल। सेल तो आप तो जानते ही होंगे सेल, ये तो 9, 10 हर एक क्लास में पढ़ाया जाता है। हम लोग बचपन से जानते हैं, हम लोग जैसा कि जानते हैं बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, यही है सेल का डिफिनीशन। सो सेल का डिफिनीशन लिख लीजिए, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ और स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, ये जानते होंगे क्यों ऐसा कहा जाता है। इससे पहले ये 2 टर्म आता है, सेल बायोलॉजी एंड साइटोलॉजी। ठीक है, सेल बायोलॉजी क्या कहते हैं हम लोग, किसको कहते हैं? इसमें हम लोग सारे वो चीज पढ़ते हैं जैसे कि स्ट्रक्चर, फंक्शन, इट्स मल्टीप्लीकेशन, पर साइटोलॉजी में हम लोग क्या पढ़ते हैं, सिर्फ इसके स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है ना, इसमें तीनों आता है पर साइटोलॉजी में सिर्फ स्ट्रक्चर आता है। अब हम लोग इसको डिस्कस करते हैं कि ऐसा कहते क्यों है। ये बोर्ड में पूछा जाएगा आपसे, 2 मार्क्स का क्वेश्चन या 3 मार्क्स का क्वेश्चन। हम लोग बायो बोर्ड का भी नोट्स बनाते चलेंगे नीट के साथ साथ। देखिए, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ क्यों कहा जाता है, क्योंकि सेल से कुछ भी कम हो तो वो नॉन लिविंग माना जाएगा। सेल पूरा एक है, इसमें अगर कोई भी चीज या कंपोनेंट अगर मिसिंग होगा तो वो लिविंग नहीं होगा, वो नॉन लिविंग के क्राइटेरिया में आएगा, जैसा कि आप लोग जानते होंगे वायरस। अब स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ क्यों कहा जाता है? ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि पूरा जो कोई भी ऑर्गेनिज्म है या तो यूनिसेलुलर या मल्टीसेलुलर। यूनिसेलुलर मतलब सिंगल सेल या मल्टीसेलुलर, मेड अप ऑफ मोर देन 1 सेल्स। ये दोनों है, उसमें क्या रहता है, बेसिक कंपोनेंट, बेसिक जो रहता है वो सेल ही रहता है। और इसे फंक्शनल क्यों कहा जाता है? क्योंकि जितना भी ऑर्गन्स है, जितना भी बॉडी है किसी का, वो किससे फंक्शन है? सेल से। चाहे वो हार्ट हो गया, लंग्स हो गया, या और कोई भी ऑर्गन्स, या सिंगल सेल ही क्यों ना हो, उसमें फंक्शन कौन करता है? वो सेल ही फंक्शन करता है दोनों में। इसलिए हम लोग इसको फंक्शनल यूनिट कहते हैं, क्योंकि सारा जो काम होता है, फंक्शन होता है, वो सेल के द्वारा परफॉर्म किया जाता है। इसेंशियल फंक्शंस। स्ट्रक्चरल इसलिए कहा जाता है क्योंकि इससे ही बना हुआ रहता है, ये बेसिक कंपोनेंट है, जैसे ईंट होता है एक घर बनाने के लिए। फंक्शनल इसलिए कहा गया क्योंकि वही काम करता है ना। सारा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी रहता है वो बटा हुआ रहता है सेल पे ही। मल्टीसेलुलर में पूरा डिवीजन ऑफ लेबर रहता है। ऐसे तो सेल का बहुत काम है, हम लोग आगे पढ़ेंगे, पर 5 जो बेसिक फंक्शन होता है, अगर सिंगल सेलुलर में देखें, मल्टीसेलुलर में तो बहुत सारे काम होंगे सेल के अलग अलग, आरबीसी का अलग, डब्ल्यूबीसी का अलग, हार्ट सेल का अलग, लंग्स का अलग,
सारे सेल का अलग अलग है। पर हम लोग जब सिंगल सेलुलर का बात करते हैं अगर बेसिक्स, तो वो क्या क्या रहता है, वो होते हैं इंजेशन, जितना भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है यही 5 है फंक्शन, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेशन। ये 5 बेसिक फंक्शन है। अगर सिंगल सेलुलर में देखा जाए तो ये है। ऐसे तो ये मल्टी सेलुलर भी करते हैं परफॉर्म, सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म करते हैं, पर ये सिंगल सेल अगर देखा जाए तो यही 5 फंक्शन है जो करके अपना लाइफ को लिविंग स्टेट में रखते हैं। ये था बेसिक सेल के बारे में। अभी हम लोग सिर्फ इंट्रोडक्शन ही दे रहे थे सेल का। अब हम लोग देखेंगे कुछ साइंटिस्ट के नाम जो इससे रिलेटेड है, जो पूछा तो नहीं जाता है पर याद रखिए। पहला है एंटोन वॉन ल्यूवेनहुक। ये जो है साइंटिस्ट, ये पहली बार सेल को फर्स्ट सॉ एंड डिस्क्राइब अ लाइव सेल। ये इंपॉर्टेंट है, ये लाइव सेल को देखे थे, ना कि डेड सेल को। डेड सेल को देखे थे रॉबर्ट हुक। ये याद रखिएगा, एंटोन वॉन ल्यूवेनहुक जो थे वो लाइव सेल को देखे थे, पर रॉबर्ट हुक जो थे वो डेड सेल को नोटिस किए थे। वो किसमें? कॉर्क में। तो ये है, ये आप याद रखिएगा, एक लाइव सेल एक डेड सेल, इसमें आप कंफ्यूज हो सकते हैं। तीसरा नाम है रॉबर्ट ब्राउन का। तीसरा नाम है रॉबर्ट ब्राउन का, जो सेल के डिस्कवर होने के बाद न्यूक्लियस को डिस्कवर किए। सेल के न्यूक्लियस को, जो एक इंपॉर्टेंट ऑर्गेनल है, हम लोग आगे पढ़ेंगे इसके बारे में। तो 3 साइंटिस्ट का नाम, पहला एंटोन वॉन ल्यूवेनहुक, दूसरा रॉबर्ट हुक, तीसरा रॉबर्ट ब्राउन, जो न्यूक्लियस को डिस्कवर किए थे। ये हो गया हमारा इंट्रोडक्शन। अब आते हैं हम लोग सीधे सेल थ्योरी पे, जो है नेक्स्ट टॉपिक इस चैप्टर का। अब हम लोग बात करते हैं सेल थ्योरी के बारे में, विच इज द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ सेल। ठीक है, इसमें जानना यह है कि कौन कौन साइंटिस्ट थे, क्या क्या थ्योरी दिया गया था, है ना। तो इसमें 2 साइंटिस्ट हैं, एक हैं स्वान, थे स्क्लेडन। ये थे जर्मन ब्रिटिश जूलॉजिस्ट, और ये जो थे वो थे जर्मन बोटेनिस्ट। ये इंपॉर्टेंट है। स्वान जो थे वो थे ब्रिटिश जूलॉजिस्ट, जो एनिमल के बारे में पढ़े, और स्क्लेडन जो थे वो थे जर्मन बोटेनिस्ट, जो प्लांट के बारे में पढ़े, प्लांट के बारे में रिसर्च करे। जूलॉजिस्ट जो है कहते हैं वैसे साइंटिस्ट को जो एनिमल के बारे में पढ़े, एनिमल के बारे में रिसर्च करे, जीव विज्ञान हिंदी में इसको कहते हैं। जो जीव विज्ञान के बारे में पे अध्ययन करे उसको कहते हैं जूलॉजिस्ट। और बोटेनिस्ट जो प्लांट पे रिसर्च करे, जितना भी प्लांट है उसके बारे में पढ़े, उसके टाइप्स के बारे में पढ़े, उस पे कुछ रिसर्च करे, उसको कहते हैं बोटेनिस्ट। लिखो। ठीक है। विज्ञान, ये जो दोनों जो थे वो शुरू में मिलके सेल थ्योरी दिए थे, पर इसमें कुछ कमियां थी जो ये पूरे तरह से उसको नहीं बता पाए थे। फिर ये जो थे स्केल्डन, ये प्लांट पे रिसर्च कर रहे थे, जितना भी प्लांट था उस पे रिसर्च कर रहे थे। तो ये देखे कि ऑल प्लांट्स आर मेड अप ऑफ सेल्स which form tissue which form a plant। तो ये बोटेनिस्ट थे, तो ये प्लांट पे रिसर्च कर रहे थे। तो ये इन्होंने देखा कि सारे प्लांट्स जो है वो कैसे से बने हुए हैं, सेल से। वो फॉर्म करते हैं टिश्यू, और वो फिर प्लांट फॉर्म करते हैं। उसी समय इनका था जो रिसर्च वो 1838 में था।
ये जो थे वो 1839 में एनिमल पे रिसर्च कर रहे थे, एनिमल सेल्स पे। तो इन्होंने देखा कि जितने भी एनिमल सेल्स हैं या सेल्स हैं उनके उसके चारों तरफ एक मेम्ब्रेन है, एक कवरिंग है, जिसको आज के जमाने में हम लोग कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो ये स्वान जो थे वो एनिमल सेल्स पे रिसर्च कर रहे थे, एनिमल पे रिसर्च कर रहे थे। तो वो ये देखे कि जितने भी सेल्स हैं उनके आउटर साइड में कवरिंग है, जिसको आज हम लोग कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। फिर ये प्लांट सेल पे भी जब रिसर्च करना शुरू किए तो ये देखें कि एवरी प्लांट सेल हैज अ एक्स्ट्रा कवरिंग कॉल्ड सेल वॉल। ये देखें कि जितना भी प्लांट सेल है उसमें एक एक्स्ट्रा कवरिंग रहता है, जिसको हम लोग कहते हैं सेल वॉल, और ये सिर्फ प्लांट में ही पाया जाता है। फिर ये दोनों मिलके बोले कि जितना भी सेल रहता है वो किससे बना हुआ रहता है? सेल प्रोडक्ट से। जितना भी ऑर्गेनिज्म है, जितना भी ऑर्गेनिज्म है, लिविंग ऑर्गेनिज्म, वो सब किससे बना हुआ है? सेल एंड सेल प्रोडक्ट से। ये दोनों मिलके बोले, पर ये दोनों ये नहीं बता पाए कि एक सेल अराइज कैसे होता है, एक सेल डिवाइड कैसे करता है, किससे वो अराइज होता है। ये सिर्फ यही बता पाए कि सेल और सेल प्रोडक्ट से कोई भी चीज बना हुआ है। तो इसीलिए इनका जो थ्योरी दिया हुआ था वो पूरी तरह से सेटिस्फाइड नहीं था, वो पूरी तरह से बताने में सक्षम नहीं था कि सेल थ्योरी है क्या, सेल अराइज कहां से होता है। वो सिर्फ ये बताए कि जितना भी ऑर्गेनिज्म है वो बना हुआ है सेल और सेल प्रोडक्ट से। तो फिर आगे चल के एक साइंटिस्ट आए, रुडोल्फ विर्चॉव। इन्होंने आगे जाके एक सेल थ्योरी दिया, मॉडिफाइड सेल थ्योरी, जिसमें इन्होंने बताया कि एक सेल अराइज कैसे होता है। ये तो वो इंक्लूड किए ही, उनपे वो मॉडिफाई क्या किए कि एक सेल आते कैसे हैं, नए सेल कैसे बनते हैं। तो इन्होंने बताया ओमनी सेलुलर ई सेलुलर। इसका मतलब है कि एक सेल जो है वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से अराइज करता है। नीचे में जाना। तो ये रुडोल्फ विर्चॉव नया सेल थ्योरी दिए, जिसमें दोनों बात इंक्लूड थी। पहला ये कि जितना भी ऑर्गेनिज्म है वो कैसे बना हुआ है, सेल और सेल प्रोडक्ट से। और दूसरा बात ये कि जो सेल है, नया सेल, वो पिछले वाले सेल से ही अराइज करते हैं। तो यहाँ पे 3 साइंटिस्ट है, तीनों के पहला थे स्वान, दूसरा है स्क्लेडन। ये थे जूलॉजिस्ट। स्वान से याद रखिएगा, स्वान एनिमल, तो एनिमल से याद रखिएगा जूलॉजिस्ट। और ये है बोटेनिस्ट, है ना। ये दोनों पहले ये एनिमल सेल्स पे रिसर्च कर रहे थे, पूछा जाएगा। ये प्लांट सेल पे रिसर्च कर रहे थे। ये सेल वॉल देखे, उसमें मेम्ब्रेन देखे। और इन्होंने देखा कि सारा प्लांट सेल का बना हुआ रहता है, मेड अप ऑफ सेल। ये दोनों मिलकर एक थ्योरी दिए, जो बाद में मॉडिफाई किया गया रुडोल्फ के द्वारा। तो मॉडिफाइड सेल थ्योरी क्या है? वो है ये, जिसमें 2 पॉइंट्स आते हैं जो इंपॉर्टेंट है। पहला है ऑल लिविंग organism are composed of cell and cell products।
मतलब जितना भी सेल का ऑर्गेनेल्स है या जितना भी उसका केमिकल्स है उस सब से इंक्लूड करके, है ना, या जितना सेल बना के सेल मिलके टिश्यू बनाते हैं वो सब मिलके लिविंग ऑर्गेनिज्म बनाता है। दूसरा है ओमनीसेलुलर इसेलुलर, ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। इसी को बोलते हैं ओमनिस सेलुलर ई सेलुलर। ये याद रखिएगा, बोर्ड में पूछा जा सकता है व्हाट डू यू मीन बाय ओमनिस सेलुलर ई सेलुलर। तो इसका मतलब ये बताना है कि ऑल सेल्स या न्यू सेल्स अराइज फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। यही है आपका सेल थ्योरी जो दिया गया रुडोल्फ विर्चॉ के द्वारा। ये दिए मॉडिफाइड सेल थ्योरी और ये दोनों मिलके सेल थ्योरी दिए थे, जिसमें ये इंक्लूड नहीं था। ये नहीं बता पाए थे कि सेल्स किससे अराइज होता है, इसलिए इनका सेटिस्फाइड नहीं था। फिर रुडोल्फ विर्चॉ आके नया सेल थ्योरी दिए जो सेटिस्फाई किया। अगला टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे सेल के बारे में। सेल के टाइप्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। सेल के प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक, फिर प्लांट सेल, एनिमल सेल, ये सब के डिफ्रेंसिएशन पढ़ेंगे और भी सेल ऑर्गेनल्स के बारे में बताएंगे जो यूकैरियोट्स में पाए जाते हैं।